हम्म उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब पिता जो है मतलब घर के अंदर रहना नहीं चाह रहे हैं। वो सोच रहे कि अगर अंदर हम रहेंगे तो शायद बहू बेटियों को चलने में, रहने में, उठने में, बैठने में दिक्कत होगा, तो इसलिए तो शायद वो बाहर नहीं रहना स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ, उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी और उसके मस्तिष्क में एक भिचाव आ गया, विषाद सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध ना होता तो पिता और पुत्रों के बीच तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगा, ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है 21-22 में पूछा है एनटीए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं लेकर आई हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी नीचे। उसे लगा कि युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है, पिता हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, ब्रज अहंकारी। ये चीज़ सुधीर अपने मन में, मतलब उसके मन में ये बात आ रही है, ठीक है। और ये पूछा था कि कौन सी कहानी की ये पंक्ति है, तो पिता कहानी की। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं, उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं तो क्या, उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। लगता है दीवारों पर भी पसीना चूह चूहा आया है। खुद को छुड़ा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पार्श्विक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथों के पंजों से सिर के बालों को दबोचकर वह रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई, ध्यान रखेंगे कि उसका जो भाई था कप्तान भाई सुधीर का, वो किस चीज़ में नौकरी करता था, तो वायुसेना में। और वो अपनी बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीने भेजता रहा। तो कितने वर्षों तक पैसा भेजा था? 10 वर्षों तक। और कितने रुपए महीने भेजता था? तो 50 रुपये। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आया। तो किस चीज़ के अवकाश में वो घर आया था? ध्यान रखेंगे, होली, ठीक है। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपये वाली एक पुस्तक थमा दी। तो पिता उसके हाथों में कितने रुपए वाली पुस्तक दी थी? तो 1200, ये भी ध्यान रखेंगे। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफ़ी रुपए मिल गए, लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। कहने का मतलब यह है कि अगर मानिए अभी मेरी अच्छी खासी इनकम हो रही है और मैं अपने भाई के पढ़ाई के लिए अगर उसके पीछे खर्च कर रही हूँ, और कुछ टाइम बाद मैं जब घर आऊँ तो पिता क्या करे, मुझे मतलब वो पैसे वापस कर दें, तो कहीं ना कहीं तो मेरे अंदर भी ये गलानी होगी कि यार भाई के लिए किए और पिता जो है मुझे वापस कर दिए। तो इसको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। फिर वह अनुभव कर रहा था कि कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। ना लोको शेड से उठती इंजनों की संटिंग ध्वनि, ना कंक्रीट की ग्रेट ट्रंक पर से होकर आती धूमनगंज की और इक्के दुक्के लौटते इक्कों के घोड़े की टापे, ना झगड़ते कुत्तों की भौंक भांक। बस कहीं उल्लू एक गति, एक वजन और विवत्सा में बोल रहा है। धूमनगंज की भी चर्चा हुई है इस कहानी में, ये भी पूछा हुआ है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज़ अकस्मात उठ आएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफ़ी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। पिता शायद औंग
गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज़, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खांस खसार, कुत्ते बिल्लियों का हड़काना कुछ सुन नहीं पा रहा है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। मतलब होता है ना कि मतलब किसी तरह का साउंड अब इसको नहीं आ रहा है, तो इसको लग रहा है कि अब लग रहा है पापा सो गए, तो ये भी क्या करता है कि अब हमें भी सो जाना चाहिए। शीघ्र नींद आने के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचककर उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा। हुआ यह कि उसे शरीर की एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भींगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह में बूढ़ा सा स्वाद भर आया था। किसी बूढ़ी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह नींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफुर हो गई। पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं। पिता नहीं, अभी भी उन्होंने हे राम तू ही एक सहारा। यहाँ पे जो है हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। और मतलब 3-4 लाइन और थी वो मुझसे छूट गई है और उसमें खैर कोई इम्पोर्टेंट वैसा था नहीं। देखिए पिता कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1965। ज्ञान रंजन जी द्वारा लिखित है, फ्रांस के इधर उधर। और इसमें कुल 12 कहानी संकलित हैं। पात्र की अगर हम बात करें तो पिता है सुधीर जो कि उसका बेटा है और सुधीर की पत्नी है देवा, ठीक है। और इसमें एक कप्तान भाई है जो कि वायुसेना में नौकरी करता है। उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बहुत गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। पिता जो है हे ईश्वर कहते हुए सिर का पसीना काटते हैं। और घर कहाँ है उनका, तो घनश्याम नगर में है। और ये जो है बिस्किट, महंगे फल कुछ भी नहीं लेते थे। और ये क्या खाना पसंद करते थे, तो अमावट, गजक और दाल रोटी। अच्छा, चौक से आते वक्त इनको कितना किराया बताया जाता था, तो 4 रुपये, 3 रुपये, फिर ये 2 रुपये, मतलब 2 रुपये में आने के लिए भी तैयार हो जाते थे। तो भी ये क्या करते थे, घंटों तक वहाँ खड़े रहते थे। कल्लू का सेब दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोती पिता के लिए पुत्र मंगवाता है पर नहीं लेते हैं। दादी के लिए गर्मी में पैडिस्टल खरीदा गया था। कलकत्ते के हॉल एंडरसन दर्जी के सिले कपड़े पहनता है पिता जो है आम चुनता था और वो मतलब अपने ज़माने में पहनते थे, ऐसा वो बताया है इस कहानी में कि मैं कलकत्ते के हॉल एंडरसन के यहाँ के सिला कपड़ा पहना हूँ उस ज़माने में, और अभी जो है ये फ़िलहाल लपटू दर्जी के यहाँ सिलवा के पहनते थे। आप लोग जाइए ना भाई, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए वेरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाले बाल कटाइए। 1 कोट का कपड़ा पिता लपटू दर्जी से सिलवाता था। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जीत चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता है और इसे भुगत भी रहा है। उसके बाद है कि 35 वर्षों से केवल रामायण और गीता पढ़ते आ रहे हैं। कप्तान भाई जो है वो होली का अवकाश मनाने घर आए थे। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीने भेजता रहा। पिता ने उसके हाथों में 1200 रुपये वाली पुस्तक थमा दी। हे राम तू ही एक सहारा कहकर पिता ने जम्हाई ली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त हो चुकी है और कहानी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ था वो भी मैं पढ़ चुकी हूँ। और इससे संबंधित जो PYQ हैं वो भी क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ और आप सभी इसका देखिए कैसे NTA प्रश्न पूछता है। क्या है क्वेश्चन, पिता के बारे में उपर्युक्त कथन कौन से हैं, यानी कि उनके बारे में कौन कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। दिया है उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। उसके बाद है कि वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे। भाई रखते थे, ये तो पॉइंट सीधा सीधा गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या दे दिया कि पैसा जमा रखने में यकीन नहीं रखते थे भाई, पैसा के लिए ही तो इतना वो सब चीज़ मतलब सह रहे हैं, खर्च ना हो जाए, ज़्यादा बिल नहीं आ जाए। तो B पॉइंट देखिए हमारा 3 ऑप्शन में है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में भी है। तो यहाँ से ही हमारा जो है ना ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया कि इसका A ऑप्शन होगा। फिर देखिए C पॉइंट क्या बोल रहा है, वे दूसरे द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। बिल्कुल सही है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। कोई बिस्किट लेके आए, फल लेके आए, कपड़ा लेके आए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं। बिल्कुल सही है। बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद थे। नहीं,
वो कुछ भी नहीं खाते थे बाजार का। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही है। ज्ञानरंजन द्वारा रचित पिता 1965 कहानी में पिता के बारे में उपयुक्त कथन निम्नलिखित है। उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं। और इनकी प्रमुख कहानी संग्रह यानी ज्ञानरंजन जी की, जो मैं ऊपर भी बताई आप लोगों को, क्या कौन कौन सा है, तो फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन देखिए। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपर्युक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है, तो पिता कहानी से। अभी तुरंत पढ़े। ये देखिए 22 का क्वेश्चन था, है ना, पेपर 2 सेकंड शिफ्ट का 22 का प्रश्न था। देखिए ये 23 का PYQ है। पिता कहानी के पिता ने किन 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए। अभी तुरंत बताई, रामायण और गीता, है ना। तो यहाँ पे हमारी ये क्लास समाप्त हुई और अगली जो हमारी कहानी होने वाली पढ़ाऊँगी मैं, वो कहानी है हमारी अपना अपना भाग्य, जैनेंद्र जी द्वारा लिखित है। और